बेसिक का इस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होता है। हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और राइट साइड पे हमें उनकी प्रॉपर्टीज दिख रही होती हैं। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट आपके पास स्क्रीन पे सेलेक्ट हुआ होता है उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही होती है, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। फिर हमने कहा था कि आपके पास सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है ये आपका फॉर्म है। ठीक है, ये आपका फॉर्म है और इस टाइम पे फॉर्म ही ड्रॉ हुआ हुआ है, तो फॉर्म सेलेक्ट हुआ हुआ है और फॉर्म ही की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और मैंने आपसे कहा था कि दो तरह से दिख सकती हैं। आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कर सकते हो, या कैटेगराइज्ड वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। जब बिल्कुल आप बिगिनर हो तो आपको ज़ाहिर बात है प्रॉपर्टीज़ याद करने में आसानी कैसे होगी कि आपको अल्फ़ाबेटिकली वो अगर नज़र आ रही हो। अच्छा, कैप्शन, सी फॉर कैप्शन जो है, इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी हाइट की, एच फॉर हाइट, फॉर कलर यानी कि फ्रंट कलर ब्लैक हुआ है मिसाल के तौर पे, ये प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज कर देता हूँ तो देखें, अपीयरेंस की सारी प्रॉपर्टीज ऊपर दिख रही हैं, फिर बिहेवियर वाली सारी नीचे दिख रही हैं, फिर नीचे आते हैं फॉन्ट की अलग जो है ना कैटेगरी है, फिर ये मिसचीफ में देखें आप नेम आ गया, इसी तरह से माउस आइकन और शो इन टास्क बार, इस तरह की कुछ जनरल चीज की प्रॉपर्टीज आ गई। फिर आप देखें तो पोजीशन के हिसाब से हाइट, लेफ्ट, टॉप, विड्थ, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं पोजीशन के हवाले से, तो इन्होंने इसकी कैटेगरी बना दी। तो इस तरह से भी आपको प्रॉपर्टीज याद रखने में आसानी होगी। जो आप कैटेगरी वाइज डिस्प्ले कराएं या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिस्प्ले करें, आपकी मर्जी है। हम कोशिश करेंगे कैटेगरी वाइज इनको डिस्प्ले करें ताकि हमें जो है ना ये डिफरेंट क्लासेस की याद करने में आसानी हो। अच्छा, और ये आपके पास कुछ जो है ना टूल्स थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। और हमने कहा था कि दो तरह की विंडो होती है। पहली विंडो होती है ऑब्जेक्ट विंडो, और दूसरी विंडो अगर इसमें राइट क्लिक करता हूँ तो ये व्यू कोड यानी कि कोड विंडो आ जाती है। ये दो तरह की आपकी विंडोज़ होती हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था। अब देख लेते हैं इसके हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स, फिर जो है ना हम दोबारा प्रोग्रामिंग पे आते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया, तो इस पर देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इसने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसमें कहते हैं कि आप अगर बात करें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे नेम हो गया, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है ना, ये आपका ऐसा ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ रखता है। कुछ बूलियन भी होते हैं ट्रू फॉल्स के हिसाब से, अभी हम देख भी लेंगे, इनेबल डिसेबल करना, ट्रू फॉल्स करना, बूलियन वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। कुछ में प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, अभी हम देखेंगे ड्रॉप डाउन कुछ में दिख जाता है। जैसे जो है ना, हम अभी फॉर्म की प्रॉपर्टी में आपको चलिए दिखा भी देता हूँ। ये प्रॉपर्टी देखें तो ये कैप्शन क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू रख रहे हैं ना, फॉर्म 1, आप कोई और नाम रख दें इसका, लेट सपोज आपकी क्लास है BSCS5B, मैं इसका कैप्शन रख दिया, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे दिख भी रहा है। बताने का मकसद ये स्ट्रिंग वैल्यू रख रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो उसने कहा है कि बूलियन भी होते हैं, तो बूलियन देखें, ऑटो रीड्रॉ, ट्रू फॉल्स, क्लिप कंट्रोल्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह और भी ऑप्शंस हैं। यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यूज ट्रू फॉल्स पे कंसिस्ट कर रही होती हैं। फिर उसने कुछ की वैल्यू प्री डिफाइंड होती हैं, तो आप फॉर कलर देख लो ना, ये देखें आपके पास पूरी लिस्ट है कलर्स की, इसी लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। फिर कुछ की वैल्यू हेक्साडेसिमल में भी होती है, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज, और कुछ में आपको फाइल नेम वगैरह देने पड़ते हैं। जैसे आइकन है मिसाल के तौर पे, आपने कोई इमेज अपने फाइल के साथ अटैच करना है तो उसका पाथ आप यहाँ बताते हो, तो पूरा फाइल का नेम आप बता रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। फिर अभी हम आगे प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि आप प्रॉपर्टीज़ को रन टाइम पे भी असाइन कर सकते हो, आप प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन टाइम पे भी असाइन कर सकते हो। अभी जो आपके सामने ये विंडो ओपन है, ये बेसिकली डिज़ाइन हो रहा है ना, ये डिज़ाइन विंडो है। यहाँ पर आप स्क्रीन को डिज़ाइन कर रहे हो, और हमने जैसे लास्ट क्लास में कहा था, जब ऐसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरा जो कोड है इस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये रन टाइम है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ को रन टाइम पे भी जो है ना सेट कर सकता हूँ, और मैं प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन टाइम पे भी सेट कर सकता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन टाइम पे सेट किया जा सकता है और इनको रन टाइम पे भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दी है कि लेकिन आपने फाइल का नेम अगर रखना है,
या फाइल का कैप्शन अगर रखना है तो आप उसको डिज़ाइन टाइम के ऊपर सेट कर रहे होते हो, जो आपका डिज़ाइन टाइम है उस टाइम आप सेट कर रहे होते हो, ठीक है। और अगर आपने रन टाइम के ऊपर करना है तो आप अपने जो है ना अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को रन टाइम पे भी सेट कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक स्क्रीन है, अभी इसकी जब इसको मैं प्ले करूँगा इसकी एक स्पेसिफिक हाइट है, विड्थ है, ठीक है। अब अगर मैं ये डिज़ाइन टाइम रन टाइम है, कोड चल रहा है मेरा, तो मैं इसकी हाइट बढ़ा दी, मैंने इसकी विड्थ मैंने बढ़ा दी, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज अल्टर कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ रन टाइम के ऊपर, ठीक है। अब ये हाइट और विड्थ मैं डिज़ाइन टाइम पे भी चेंज कर सकता था। इसको मैं पॉज करता हूँ, फॉर्म पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज दिख गई। अच्छा, मैं कैटेगराइज्ड मैंने किया हुआ है और मैंने कहा कि हाइट इसकी ना 5620 नहीं, मैं 7000 करना चाहता हूँ, और विड्थ इसकी मैं 10,000 समथिंग के बजाय 15,000 करना चाहता हूँ, 15,000, ठीक है। अब मैंने इसकी ये जो हाइट और विड्थ है ये डिज़ाइन टाइम पे सेट की है। अब मैं प्ले करूँगा तो ये आपके पास जब आउटपुट आपको भी दिख रही होगी, ये आउटपुट में मैंने इसकी हाइट और विड्थ डिज़ाइन टाइम पे सेट कर दी, मैंने डिज़ाइन टाइम पे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर दी थी, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को रन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं और डिज़ाइन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट क्लास? बेसिक बेसिक बातें थी, लास्ट लेक्चर वाली कुछ बातें, कोई डाउट यहाँ तक? क्लास कोई डाउट यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर हो गया। फिर आगे इसने सिंपल एक प्रैक्टिस बताई है कि आप जब अपने फॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करोगे, बनाओगे, तो आप उनके नाम वगैरह रख सकते हो। तो उसके लिए कोई कन्वेंशन अगर फॉलो करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते तो बेशक ना करो। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कन्वेंशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कॉम्बो बॉक्स बनाते हो वहाँ पे, तो उसका नाम CBO रख दो, CBO1, CBO2 ऐसे करके कोई नाम रख दो। कोई अगर लेबल बनाते हो तो उसका नाम LBL रख दो, आपकी मर्जी है। ये एक कन्वेंशन है जो इस्तेमाल होती है, आप नहीं फॉलो करते, आप अपना कोई नाम रख लेते हो, आप लेबल का नाम अपने नाम से रख लेते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें मल्टीपल जो है ना ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल लेबल्स वहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसा होता है जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आपके पास कई बटन्स होते हैं, कई लेबल्स होते हैं, कई आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, कई आपके पास ये देखें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, मुख्तलिफ तरह के फ्रेम्स आप डालते हो। तो आप अभी कौन से फ्रेम की बात कर रहे हो, कौन से टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हो? तो उसके लिए बेहतर है कि आप इनका कोई ऐसा नाम रखो जो आपको बाद में कोड करते हुए याद करना भी आसान हो, ठीक है। तो आप इनके जो कन्वेंशन हैं उनको फॉलो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। जैसे इन्होंने यहाँ कहा है कि एग्जाम्पल कहाँ दी है, हाँ, जैसे CMD एग्जिट, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बटन है, एग्जिट का बटन आपने बनाना है, कमांड बटन आपने बनाना है, आप उसका नाम रख दो CMD एग्जिट। अब क्या होगा, जब भी CMD लिखेंगे तो आपको पता है कमांड बटन है, अच्छा कौन से वाला, एग्जिट वाला, तो बड़ा मीनिंगफुल सा काम हो जाएगा, थोड़ा मीनिंगफुल सा हो जाएगा। आप उसका नाम खाली एग्जिट रख दो, आप उसका नाम चलो खाली एग्जिट रखते हो, तो एग्जिट में कंफ्यूजन क्या होगी, ये एग्जिट क्या है, ये लेबल है, ये कमांड बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, कौन सा है? तो शुरू में अगर उसका प्रीफिक्स लिखा होगा ना CMD एग्जिट, अच्छा ये CMD है एग्जिट वाला, यानी कमांड बटन है एग्जिट वाला, तो इस तरह काम करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे। बस एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद एक छोटा मोटा इसका कोड लिखते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनके अपने डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई ऑब्जेक्ट सिंटेक्स देखें, जो आपका ऑब्जेक्ट है डॉट आगे उसका मेथड का नाम, हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि अच्छा इन्होंने कुछ और डिस्कशन अभी की है। इन्होंने कहा है
मेथड्स बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं ना, इनको मेथड्स वगैरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि बेसिकली प्री डिफाइंड वर्किंग होती है उस कंट्रोल की, जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल और ऑब्जेक्ट एक ही बात है, कंट्रोल और ऑब्जेक्ट एक ही बात है, ठीक है। तो कौन सा कंट्रोल या कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी जिसके जिससे रिलेटेड ना कोई ना कोई फंक्शंस डिफाइंड होंगे, तो वो कहलाएगा उसके मेथड्स। सेकंड लाइन पे देखें कि दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड जब इनको इन्वोक किया जाता है, जब इनको कॉल किया जाता है, सारी बात है, और इसको हम लोग मेथड कॉल कहते हैं। बस यहाँ पर एक और बात के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने मेथड्स होंगे। और इसका सेंटेक्स है कि पहले ऑब्जेक्ट का नाम आता है, नाम, ठीक है, और उसके बाद मेथड का नाम आता है। इसने यहाँ जो सिंपल सी एग्जांपल एक दी हुई है, अगर आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा हो, इसको हम कोड भी कर लेंगे। इसमें इसने लिखा है फॉर्म वन डॉट हाइड, फॉर्म वन डॉट हाइड। ये बेसिकली करेगा जो फॉर्म वन है आपका उसको हाइड करेगा, यानी कि फॉर्म वन नाम का कोई ऑब्जेक्ट वहाँ मौजूद होगा, उसको ये हाइड कर रहा है। तो हाइड इसका मेथड है और फॉर्म वन ऑब्जेक्ट का नाम है। यह एक डिस्कशन आ गई कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स का फ़र्क भी है। आप लोगों ने ऑलरेडी HTML CSS वगैरह काम इस पर किया है, तो प्रॉपर्टीज तो आप और अच्छे से जानते हो, उसकी खुसूसियात होती हैं, और मेथड उसके फंक्शंस होते हैं। हम अगर यहाँ पे विजुअल बेसिक में भी देखें तो राइट साइड पे हमारे पास मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। इसकी हाइट क्या होगी, लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे होगा, टॉप से कितनी पोजीशन पे होगा, विड्थ कितनी होगी, ठीक है, नाम क्या होगा, ये देखिए नेम इसका क्या है, इसका कैप्शन क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ये एक्शन क्या करेगा, वो एक्शन हो सकते हैं इससे मुंसलिक इसके मेथड्स। ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है इसके, वो अच्छा हाइड करना है, इसको शो करना है, इसको लोड करना है, इसको अनलोड करना है। तो इस तरह की चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज नहीं, इसके मेथड्स होंगे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर कुछ ये बातें बताई हैं। इसने नेक्स्ट एग्जांपल क्या बताई है ताकि उसके हिसाब से हम करें। बस ये बातें तो आप ऑलरेडी देख, आपने लास्ट क्लास में भी की हैं। मैनेजिंग फॉर्म्स की आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसने रिवाइज करना हो वो कर ले, यहाँ से ज़रा रिटर्न फॉर्म में से नोट्स मिल जाएंगे। फॉर्म के अपने कुछ जो है ना ऑब्जेक्ट पार्ट्स हैं, फॉर्म का बॉर्डर होता है, उसके टाइटल, कंट्रोल मेन्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई ये सारी। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इस पेज पे और नेक्स्ट पेज पे, ये सारी ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको राइट पे दिख रही हैं। और इसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, नहीं, जो प्रॉपर्टीज़ फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही हैं आपने वो करनी है। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब इसको इंस्टॉल करो तो अपने फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखो और कैटेगराइज में चले गए, और यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अच्छा, अपीयरेंस में कौन कौन सी है, इस पर एक नज़र देखा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये जो है ना प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, उसको लेटर ऑन ताकि आप इस्तेमाल कर सको। सारी प्रॉपर्टीज़ ये जो है ना 25-30 प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, सारी याद तो नहीं आपने करनी, लेकिन जैसे किसी को अगर हाइट का पता है, अच्छा फॉर्म की हाइट होती है, हाइट होती है तो उसकी विड्थ भी होती है, ठीक है। उसकी स्टार्टअप पोजीशन क्या है, ये देखना यहाँ से, स्टार्टअप पोजीशन क्या स्क्रीन के सेंटर से शुरू होगा या मैनुअली कोई जगह सेट करनी है, सेंटर ओनर या सेंटर स्क्रीन से आपने करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन वगैरह भी सेट कर सकते हो। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लोर करने से पता चलेंगी। जैसे एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ, मैंने रन किया तो इस तरह मेरा फॉर्म दिख रहा है। आप यहाँ 3 बटन देख रहे हो, क्रॉस का, इसी तरह मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्योंकि मेरे फॉर्म पे दिख रहे हैं। अब मुझे ख्याल है कि ये नहीं दिखने चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं चाहूँ तो इनको डिसेबल कर सकता हूँ। हम चाहें तो इनको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आके देखते हैं मिस चीफ, यानी कि जनरल के अंदर ना इसकी एक प्रॉपर्टी है मिन बटन, मिन बटन यानी कि मिनिमाइज बटन। मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, मैंने मिनिमाइज बटन को फॉल्स कर दिया। अब क्या होगा इससे, मैं इसको चलाता हूँ तो आपको शायद फील हो रहा होगा कि या आप देख सकते हैं फॉर्म को मैं मिनिमाइज नहीं कर पा रहा,
फॉर्म को मैं मिनिमाइज नहीं कर पा रहा। तो ये क्यों हुआ है कि मैंने इस फॉर्म की प्रॉपर्टी, देखिए मैंने इस फॉर्म की प्रॉपर्टी जो मिन बटन है उसको फॉल्स किया हुआ था। ठीक है, इसी के एक ऊपर आप देखें तो मैक्स बटन, मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। आपने चलाया तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अब दोनों ऑप्शन ही नहीं मिल रहे। अब आपको यहाँ पे वो दोनों ऑप्शन ही नहीं मिल रहे क्योंकि आपने दोनों को एक्चुअली डिसेबल किया है, आपने दोनों को डिसेबल किया। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह आप इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करें। इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको जो है ना ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ें समझ आएंगी, वरना आपको ऐसे ही लगेगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पता नहीं है किस काम की हैं। जब आप एक्सप्लोर करना शुरू होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक हो गया क्लास? कोई डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने जो है ना इसकी जो एक असाइनमेंट है वो फुली नेक्स्ट लेक्चर के बाद आ जाएगी, उसको ज़रा देखें। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, ठीक है। नो सर। ठीक हो गया। आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे, कोई क्वेश्चंस करोगे या फिर कोई इसे अपना कोई आइडिया देना चाहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन से ही क्लास बेहतर चलती है, बजाय इसके कि मैं अकेला ही सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक्सप्लेन करता रहूँ। ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज थी। अब देख लेते हैं कुछ फॉर्म के इवेंट्स भी हैं। जैसे फॉर्म के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर्म पे हम क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म पे डबल क्लिक कर सकते हैं, ये इसकी इवेंट है, कोई इवेंट अकर कर रहा है। ठीक है, ये आपकी है विजुअल प्रोग्रामिंग। ये चीज़ें सिखाने के लिए जो है ना हम लोग इस कोर्स पे आए हैं कि आपने इवेंट्स अकर करते हैं, उन इवेंट्स को आपने संभालना कैसे है। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत इवेंट हैंडलिंग देखी थी ना, कि जब ये इवेंट अकर करेगा तो उसका इवेंट हैंडलर कॉल हो रहा था। वो हमने फॉर्म्स को, जो डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स को वैलिडेट किया था, तो इवेंट हैंडलर को कॉल करते थे हम इवेंट के अकर करने पे। ऑन ब्लर, ऑन फोकस इवेंट हैंडलर था, ऑन क्लिक। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है ना इवेंट जो है ना इवेंट्स कहलाते हैं। इनिशियलाइज करना, लोड करना, फॉर्म को एक्टिवेट करना, फॉर्म को डीएक्टिवेट करना, इसी तरह टर्मिनेट करना, रीसाइज करना, ये इसके मुख्तलिफ जो है ना इवेंट्स हैं, फॉर्म के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। ठीक है, फिर वो क्या बताता है, फॉर्म के कुछ मेथड्स हैं। ये मेथड्स बता के मैं आपको 2-3 प्रोग्राम्स अब कराना शुरू कर दूंगा। इसके मेथड है जैसे CLS, क्लियर स्क्रीन का। जो कुछ आपके फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है उसको आप क्लियर कर दो। इसका तरीकाकार क्या होगा, जैसे इसने लिखा form.cls, फॉर्म की जगह फॉर्म का नाम .cls के इस वाले फॉर्म को क्लियर कर दो। form.hide, फॉर्म चल रहा होगा, फॉर्म मौजूद रहेगा लेकिन हाइड हो जाएगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा लेकिन स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। form.load, मतलब फॉर्म आपका लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, form.show, जो आपने फॉर्म को हाइड किया था वो शो हो जाएगा। फॉर्म को प्रिंट करना है तो प्रिंट फॉर्म, या अनलोड करना है तो अनलोड फॉर्म। इससे आपका फॉर्म जो है वो अनलोड हो जाएगा। ये आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम इसका करके भी दिखा देता हूँ तो काम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम आ गए अपने विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा, इससे पहले 2-3 चीज़ें देखें। अभी जो है ना मेरा फॉर्म लोड नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब एक चीज़ एग्जीक्यूट कर रही होती है तब इसका मतलब होता है कि वो इस टाइम पे लोड हुई है। जैसे मैं इसको प्ले करूंगा ना, इस प्ले करने से मुराद ये कि ये लोड हो चुका है। इसके प्ले करने का मतलब ये है कि ये बेसिकली अब लोड हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एंड करता हूँ, तो ये बेसिकली मैंने अनलोड किया, ये बेसिकली मैंने इसको अनलोड कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ना इसके कुछ फॉर्म के हवाले से इसके कुछ मेथड्स बताने का मकसद क्या था, इसकी डिफरेंट चीज़ें बताने का मकसद क्या था, अब ये मैं कोड आपको कहने लगा हूँ, ये बताने का इसका मकसद है। मिसाल के तौर पे मैं चलें इसको, ये मेरा फॉर्म है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में गया,
मैंने कहा इसकी जो हाइट है ना बहुत ज़्यादा है, इसको मैं करता हूँ 3000 और इसकी विड्थ को मैं करता हूँ 10,000। अच्छा, मुझे रियलाइज़ हुआ हाइट कम होगी इसकी, मैं इसको डबल कर दिया 6000। अच्छा, 5 कर दिया। इसको चला के देखा तो मेरा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये इस तरह से चीज़ें थोड़ा सा जब एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आप चीज़ें और अच्छे अंदाज से सीखोगे। फॉर्म प्रोग्राम मेरा सिंपल से 3 बटन बनाने हैं कि मैं एक बटन बनाया, इसको मैंने और 3 बटन बनाने, और बटन कुछ ऐसे हैं, मैं चले आपको बना देता हूँ। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, दूसरा बटन एज इट इज़, और फिर मैंने तीसरा बटन एज इट इज़। ठीक है, 3 बटन बनाए। बटन कुछ ऐसे हैं कि इन पे ना इनके पहला बटन प्रिंट का बटन है, तो मैं पहले बटन पे क्लिक करता हूँ। आपने देखा कि ये सब सेलेक्ट हो गया ब्लू कलर में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इसमें बात की थी। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया तो मुझे राइट साइड पे प्रॉपर्टीज इस बटन की दिख रही है। ये प्रिंट का बटन है, इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ प्रिंट। तो ठीक है, मैं इस बटन में आया, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज की होगी जिसका नाम है आपके पास कैप्शन की। ठीक है, इसका मैंने इसका कैप्शन रख दिया प्रिंट, और यहाँ प्रिंट दिखना शुरू हो गया। मैंने पहले भी ऐसे कहा था, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी कि इसका नाम हमने शायद प्रिंट रख दिया। नाम नहीं रखा, नाम कमांड 1 ही है। ठीक है, नाम मैंने इसका नहीं चेंज किया, मैंने इसका कैप्शन चेंज किया प्रिंट। ठीक है, दूसरे, अच्छा मैंने नाम तो रख दिया इसका, मुझे रियलाइज हुआ कि छोटा लिखा हुआ। ज़रा इसको मैं इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करूँ तो बिल्कुल आप इसी बटन को सिलेक्ट किए रखोगे और इसकी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में आ जाओगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। कुछ इस किस्म का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। मैंने इसका साइज 18 किया, बोल्ड करके MS सेरिफ कर दिया, और जैसे मैंने ओके किया तो मेरे पास वही जो प्रिंट इसका यानी कि कैप्शन था वो बड़े साइज में डिफरेंट फॉन्ट के साथ मुझे दिखना शुरू हो गया। और यही काम मैंने बाकी 2 बटन्स के साथ भी करना है। दूसरे बटन को मैं रखना चाहता हूँ क्लियर का, तो चले मैं पहले इसका 18 बोल्ड और MS सेरिफ, और इसका मैं कैप्शन रखना चाहता हूँ कि ये मेरा क्लियर का बटन है। क्लियर, सेम तीसरे बटन के साथ भी करना चाहता हूँ, इसका मैं नाम रखना चाहता हूँ अनलोड। ठीक है, अनलोड, और इसका भी फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो मैंने 18 बोल्ड और MS सेरिफ, आप कोई भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 3 बटन्स बना दिए। हमारा इस तरह एक सिंपल सा एक इंटरफेस डिज़ाइन हो गया। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसे इंस्टॉल करें तो डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस बनाएं, मुख्तलिफ तरह के इंटरफेसेस को ड्रॉ करके देखें। जब आप इंटरफेस बनाना सीख जाओगे, ये आपने टारगेट रखना अपना मैक्सिमम 2 से 3 दिनों का। मतलब एक दिन ज़रा घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस की, अगले दिन दोबारा, 2-3 दिनों के अंदर आप एक बेहतरीन किस्म का इंटरफेस बनाने के काबिल बन जाने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करो तो वो इंटरफेस बना पाओगे। ठीक है, इसको ज़रा लाजमी देखिएगा कि ये प्रैक्टिस लाजमी हो, आपकी इंटरफेस लाजमी ड्रॉ करो, तब आपको ना ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना आएंगी समझ। ये प्रॉपर्टीज देखते हो, ये आपको एक्सप्लोर करना समझ आएंगी। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं राइट क्लिक करूँ अपने फॉर्म के ऊपर और प्रॉपर्टीज में जाऊँ, तो अब फॉर्म की प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। उससे पहले एक मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक फॉर्म है, इसके ऊपर अब ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है बटन, दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है तीसरा बटन, और फिर मेरा एक फॉर्म है। यहाँ आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, एक कन्फ्यूजन दिखाऊंगा, उसके बाद उसको हम क्लियर करेंगे। मैं राइट क्लिक किया, मैंने व्यू कोड किया, जैसे मैंने व्यू कोड किया तो मेरे सामने कोड विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास ना यहाँ पे जनरल पे क्लिक करूँ ना तो पूरी लिस्ट आ रही है। अच्छा, आपके पास कमांड 1 है, कमांड 2 है, कमांड 3 है, और फॉर्म पड़ा हुआ है। अच्छा, और इसके आगे इनकी डिक्लेरेशन वगैरह होती हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी क्योंकि हम जनरल के अंदर हैं तो हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ डिक्लेरेशन आ रहा होता है। आपको क्लियर कट कंफ्यूजन समझ आ रही है कि भाई कमांड 1 कौन से बटन का नाम है, हम मुझे नहीं पता लग रहा, यहाँ से मुझे नहीं पता लग रहा।
यानी कि नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्या ख्याल है आप लोगों का? कमांड 1, मैं चाहता हूं भाई कि ना जब मैं प्रिंट पे क्लिक करूं ना तो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक नाम लिखा आ जाए, या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये पीसीबी लिखा आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो इस बटन पे जब क्लिक करूं तो उस बटन का मुझे नाम पता होना चाहिए। मैंने यहाँ के क्लिक किया भाई, यहाँ तो नाम ही नहीं आ रहा। नाम आ रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे वाले बटन का नाम कौन सा है। दैट मीन्स के क्यों ना कोई अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि इनके नाम वगैरह भी हम सेट करके आ जाएं। हम इनके क्यों ना नाम भी ज़रा सेट करके आए। तो मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा, मैं ये प्रॉपर्टीज इसलिए आपको बार बार दिखाता हूँ करता हूँ, वैसे तो क्लिक करने से भी आ जाती हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी आ चुकी होती है, लेकिन कभी कभी अगर हम जल्दी में हमने जो है ना क्लिक किया और मिसाल के तौर पे क्लिक नहीं हुआ और हम प्रॉपर्टीज चेंज करते रहे तो हो सकता है कि हम गलत कर जाएं। तो एहतियातन राइट क्लिक करके आप उससे, क्योंकि इनिशियली आप काम करोगे तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दिया करो, तो आपको प्रॉपर्टीज कंफर्म हो जाएंगी। यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम क्या है? हमने देखा था जनरल सेटिंग्स के अंदर, ये मिसचीफ के अंदर कमांड 1 लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कमांड 1 नहीं मजे का, CMD प्रिंट। क्या ख्याल है? मैं जैसे एंटर करूंगा अभी भी आपको दिख कुछ नहीं रहा, इंटरफेस के ऊपर कुछ चीज आपको चेंज होते नजर नहीं आई। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि नाम, तो नाम की मदद से हम इसे कॉल करेंगे, सेम जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते रहे, नाम की मदद से इसे कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम बन चुका है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, व्यू कोड पे गया। अब जरा फर्क देखिएगा, जब मैंने ये पहले वाले जो आपका ड्रॉप डाउन है जहां पर ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आती है, तो CMD प्रिंट आना शुरू हो गया। CMD प्रिंट आना शुरू हो गया, कमांड प्रिंट, यानी कि कमांड बटन प्रिंट वाला। तो मेरे ख्याल से कमांड 1 2 3 की निस्बत बड़ा अच्छी प्रैक्टिस थी कि हम CMD प्रिंट लिख दें। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर, ऐसे ठीक है। है ना, कि बजाय इसके कि आप जो है, बिल्कुल, के बजाय इसके कि आप जो उनके प्री डिफाइंड नाम है वो यूज करते रहो, बाद में जब बड़ा फॉर्म बनाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इनके स्पेसिफिक प्रॉपर नाम रख दो। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आया, इसका भी नाम चेंज करता हूँ, CMD क्लियर। और तीसरे बटन पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए तो CMD अनलोड। अब इससे क्या होगा, इनमें काम करना मेरे लिए आसान होगा। मैं अगर फॉर्म पे कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ फॉर्म के ऊपर, तो उसका तरीकेकार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। राइट क्लिक किया, व्यू कोड में गए। अब देखिएगा इसका कोड लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट पे कोड करना है, कमांड CMD प्रिंट पे करना है, CMD प्रिंट। CMD प्रिंट पे क्या करना है, जब इस पे क्लिक हो, तो क्लिक तो बाय डिफॉल्ट इसका इवेंट आ ही गया ना, क्लिक हो, की प्रेस, की डाउन, कौन सा इवेंट जनरेट हो, तो क्या करना है आपने, बाय डिफॉल्ट क्लिक पे ही आ गया। तो अब अगर आप इस लाइन को रीड करो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसने असल में सब रूटीन बना दी है। सब रूटीन, SUB मीन्स एक प्राइवेट सब रूटीन बनाई है जो इस फॉर्म के ऊपर एक्सेसिबल है। वो यहाँ शुरू हो रही है और एंड सब से मुराद यहाँ पे सब रूटीन खत्म हो रही है। ये नाम क्या है इस सब रूटीन का? ये जब कमांड बटन प्रिंट पे क्लिक होगा तो ये सब रूटीन चलेगी। इस तरह से यहाँ पर कोडिंग की जाती है, ठीक है। जब कमांड प्रिंट पे क्लिक होगा तो क्या हो, मैं चाहता हूँ कि ना मेरे फॉर्म पे लिखा आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो फॉर्म पे जब कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखना चाहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बड़ा अच्छा परफॉर्म करी है ना न्यूजीलैंड में, तो हम उनको थोड़ा याद कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेरे फॉर्म पे लिखा आ जाए, कब? जब कमांड प्रिंट पे क्लिक हो, CMD प्रिंट पे क्लिक हो। और हम सब जानते हैं, हम सब ने जागती आंखों से देखा कि इस बटन का नाम हम कमांड प्रिंट रख के आए हैं। अच्छा, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। मैंने प्ले किया, देखें अनलोड और क्लियर से तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसके पीछे तो कोड ही नहीं लिखा। लेकिन जब मेरे इस बटन पे क्लिक हो तो छोटा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम लिखा आ रहा है, छोटा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम लिखा आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह हम फॉर्म के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको फौरन ख्याल है कि सर ये बहुत छोटा लिखा आ रहा है, इसको ज़रा बेहतर करना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, ये दिख रहा है फॉर्म के ऊपर, तो भाई चलो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे, फॉर्म पे अगर आप गौर से देखें तो फॉन्ट फिर आ गया। आपने कहा ज़रा बड़ा दिखे, ये देखिए इसको मैंने 18 बोल्ड और MS सेरिफ कर दिया। ओके किया भी कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, कोई भी चीज़ आपको चेंज होते नज़र नहीं आई, क्योंकि सारी बात है जो फॉर्म पे आएगा उसी के लिए सेटिंग की है ना आपने। तो उसको चला के देखते हैं, देखें अनलोड क्लियर से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो अब बड़ा बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस फॉन्ट और स्टाइल में हमने कहा था वो नज़र आना शुरू हो गया। दोबारा क्लिक किया, दोबारा आ गया। इस तरह ये चीज़ चलती चली गई। इस तरह हमने कोई भी चीज़ अगर फॉर्म पे प्रिंट करनी हो तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है। देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज व्यू कोड में जाता हूँ, तो ये मेरे सामने कोड आ गया। अब मैं अगर इस क्लियर के बटन के पीछे कोड लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट विंडो पे हूँ ना, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो आप अगर देखें ये ऊपर प्राइवेट सब कमांड क्लियर अंडरस्कोर क्लिक, वही वाला काम हो गया जो पहले हमने ऊपर से किया था, अब डायरेक्ट भी हो सकता है वो। ठीक है, सेम अगर करना चाहता हूँ, ये देखें अनलोड वाले के लिए इसका नाम मैंने साइड से निकाला, ये CMD अनलोड है। जब मैं इस बटन पे डबल क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे एक सब रूटीन बन गई है कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो इसके अंदर काम क्या होगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह से भी आप सब रूटीन बना सकते हो। पहले राइट क्लिक करके किया था ना, यहाँ से आपने पहले यहाँ से बनाई थी, अब डायरेक्टली भी बना सकते हो। अच्छा, अनलोड करना है तो अनलोड के लिए सिंपल सा भी आप पढ़ के भी आए हो, अनलोड। अच्छा, अनलोड करना है किसे, ये तो पहले हमने देखा ही नहीं, हमने इस फॉर्म को करना है ना। तो हमने प्रॉपर्टीज में गए, भाई आपका नाम क्या है, इसका नाम पता किया तो नाम हमें यहाँ से पता लगा Form 1। तो सिंपल अनलोड पे गए, हमने इसको सिर्फ सादा ये कहना है कि भाई अनलोड कर दो किसको, Form 1, दैट्स इट। जब इस पर क्लिक होगा तो Form 1 अनलोड हो जाएगा। देख लेते हैं होता भी है कि नहीं। मैंने रन किया, जैसे मैं अनलोड पे क्लिक करूंगा इसे ये हो जाना चाहिए अनलोड, देखते हैं करता है कि नहीं करता। मैंने किया तो मेरा फॉर्म क्लोज हो गया, जो एग्जीक्यूट कर रहा था वो फॉर्म मेरा क्लोज हो गया, दैट मीन्स कि ये अनलोड हो चुका है। ठीक है, एक रह गया क्लियर का। तो क्लियर का भी बहुत सिंपल सा भी आप देख के भी आए हो कि मैं अगर आपको दोबारा दिखा भी दूं कि देखें CLS क्लियर करने के लिए तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ Form1.CLS, दैट्स इट। Form 1 को क्लियर कर दो, देखते हैं करता है कि नहीं करता। पहले तो कुछ लिखा नहीं, क्लियर क्या करेगा। मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ गया। मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो जो लिखा हुआ था वो क्लियर हो गया। 2 बार क्लिक किया प्रिंट पे, 2 बार आया। क्लियर पे क्लिक किया, इसने जो कुछ फॉर्म पे था वो सब कुछ इसने क्लियर कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों ने इस प्रोग्राम में ये जो मेथड्स थे, CLS और अनलोड, ये प्रैक्टिस कर लिए और प्रिंट की स्टेटमेंट भी देख ली कि आपने अगर कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है फॉर्म के ऊपर तो आप प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। कोई डाउट क्लास यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट क्लास यहाँ तक? नो सर। ठीक हो गया। फिर इसने इससे ना माउस के कुछ इवेंट्स बताए भी, आपने क्लिक वाला इवेंट देखा है ना, डबल क्लिक भी हो सकता है, माउस डाउन, माउस अप, माउस मूव। माउस डाउन का मतलब क्या है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो एक बार, लेफ्ट वाला क्लिक किया एक बार तो माउस डाउन गया। ठीक है, जब आप इसको रिलीज करते हो तो जब जब बटन छोड़ते हो तो बटन आपका माउस अप हो रहा होता है।
माउस की जो की है वो अपवर्ड आ रही होती है। तो ये भी दो अलग अलग इवेंट है। क्लिक होना ठीक है एक इवेंट है, लेकिन माउस डाउन और माउस अप ये भी अलग अलग दो इवेंट्स हैं। ये जो मैं माउस या कर्सर मूव कर रहा हूँ ये भी एक इवेंट है माउस मूव का इसके अंदर। ठीक है, हम लेटर ऑन देखेंगे कि इन इवेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया है। अभी क्योंकि इसमें आ रहा था मैं आपको नाम बता दिया, बल्कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये आप लोग खुद करो। देखो क्या किया, 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाए और एक का साथ आपने लेबल रख दिया x, दूसरे का लेबल y। और क्या होगा कि आप जब क्लिक करेंगे तो जो है ना फॉर्म पे क्लिक करने से क्लिक लिखा आ रहा होगा, डबल क्लिक करने से डबल क्लिक आ रहा होगा। ये आपने ज़रा करके देखना है ये काम कैसे होगा। इवेंट्स कहाँ से आएंगे, इवेंट्स आपके ये वाली विंडो से आएंगे। देखिए ये क्लिक लिखा हुआ है, कभी कभी आपने इस पर डबल क्लिक कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, कभी आपने इसको माउस मूव कर दिया। ये देखें, ये आपके पास, मैं अगर यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ तो फॉर्म को क्या करना है, लोड करना है, माउस मूव करना है, ये देखें, पेंट करना है, रिसाइज करना है, टर्मिनेट करना है, अनलोड करना है, माउस डाउन, माउस मूव, माउस अप, ठीक है, क्लिक, डबल क्लिक। तो ये सारे के सारे इवेंट्स आ जाते हैं जब आप यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो बस आप जैसे मैंने फॉर्म लोड में लिख दिया, अब मैं लिखना चाहता हूँ फॉर्म फॉर्म माउस अप पे लिखना चाहता हूँ। देखें अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ ये, और ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाती है। प्राइवेट सब रूटीन बनी है जिसका नाम है फॉर्म। फॉर्म पे जब माउस अप हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है कि जब माउस अप हो तो क्या हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, आपने अब एक और इवेंट बनाना है तो कोई मसला नहीं। फॉर्म पे जब क्या हो, फॉर्म पे जब डबल क्लिक हो, तो यहाँ डबल क्लिक कर दिया। ये देखें, फॉर्म पे जब डबल क्लिक हो तो ये ऑटोमेटिकली सब रूटीन बन गई और आप इसके बीच में इसका कोड लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने, ये लाजमी, मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा थोड़ी देर में, तो ये आप लोगों ने इसे कोड करनी है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फोकस वही वाला फोकस है जो आप जावास्क्रिप्ट में करके आते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, प्रिंट सेलेक्ट हुआ हुआ ना बटन, तो इसका मतलब है ये फोकस इसके ऊपर है। इस पर क्लिक किया तो फोकस इस पर आ गया। ठीक है, अनलोड करूंगा तो खैर फोकस तो आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्म भी मेरा अनलोड हो गया। तो इस तरह से हम बटन्स के ऊपर भी फोकस जनरेट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर भी अपना जो है ना फोकस क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं भी खुद ही नहीं आपको करा रहा फोकस वाला, हम 2-3 जरा इंटरफेसेस ड्रॉ कर लें, फिर इंशाल्लाह इस पे जो है ना डिस्कशन करते हैं। तब तक हम आगे मूव कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हम देखेंगे विजुअल बेसिक के अंदर। तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आम लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, इसके भी अपने कीवर्ड्स हैं। ये भी आपने बल्कि देख भी लिया, ये प्राइवेट, ये सब कीवर्ड, एंड इसका एक कीवर्ड है। ठीक है, इस आम लैंग्वेज की तरह इसकी भी अपनी एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसने प्राइवेट और सबको एक्सप्लेन भी कर दिया, आप ऑलरेडी ये काम करके भी आ गए हो। सब मतलब सब रूटीन है, मेथड है। ठीक है, जो फंक्शन में काम करते हैं वो सब रूटीन में करते हैं, इसलिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे आम लैंग्वेजेस होती हैं उनकी डाटा टाइप होती है, इसकी भी डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत तो नहीं कि डाटा टाइप क्या होता है। एक टाइप इसमें बूलियन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी, स्ट्रिंग, डेट और वेरिएंट वगैरह। ठीक है, वेरिएंट आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, वेरिएंट अगर आप करेंगे टाइप किसी की, तो उसमें आप किसी किस्म का भी डाटा डाल देंगे। मतलब मैंने अगर किसी की टाइप इंटीजर रखी है तो लाजमी है कि उसमें इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। लेकिन अगर मैंने किसी की टाइप वेरिएंट कर दी है तो वेरिएंट में मैं इंटीजर भी डाल सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। तो जो वैल्यू उसमें डालूंगा उसके हिसाब से वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटी सी नई चीज़ थी, वेरिएंट की टाइप। वेरिएबल क्या होता है मेरे ख्याल से वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी के अंदर एक लोकेशन जो वेरिएबल का नाम होता है, जैसे मार्क्स है वेरिएबल का नाम, तो एक लोकेशन बनेगी रैम के अंदर, उसका नाम बन जाएगा मार्क्स, और उसका नाम बनेगा वेरिएबल का नाम। और मैंने मार्क्स को 10 के बराबर किया है तो उसमें जो कंटेंट पड़ा होगा, जो वैल्यू पड़ी होगी,
वो 10 वैल्यू पड़ी होगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। रैम के अंदर आपके जो है ना वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं टेम्परेरीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास प्रोग्राम ही क्योंकि मेमोरी में नहीं रहता, तो रैम आपके वेरिएबल्स भी रैम के अंदर नहीं रहते। ये हमने बातें पहले भी की हुई हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में, आपने इसके हवाले से डिस्कस भी किया हुआ है। जैसे आम लैंग्वेज के अंदर आपके वेरिएबल्स के नाम रखे जाते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पे भी रूल्स हैं। स्पेस नहीं हो सकता। चलिए यहाँ से देखना शुरू करते हैं। एक वेरिएबल के एक वक्त में एक ही टाइप होगी। कीवर्ड्स को, रिजर्व्ड वर्ड्स को आप नहीं बना सकते वेरिएबल्स। अपर केस लोअर केस दोनों अलाउड हैं। ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है, यानी कि माई VAR या योर कार इनवैलिड वेरिएबल्स होंगे। ये बात पहले भी आप कर चुके हो। शुरू में नंबर नहीं आ सकता, यानी कि 9 मिनट शुरू में या जो आपका कहीं पर भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। हैश, होम, 2 kg ये गलत वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यानी कि शुरू हमेशा ये किसी ना किसी कैरेक्टर से ही होगा। अंडरस्कोर से भी हो सकता है, लेकिन अंडरस्कोर से कहा जाता है कि इग्नोर करें। आप लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि वेरिएबल्स का नाम अंडरस्कोर से ना बनाया करें। वो आपके लिए फिर अगर 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, तो जब आप वेरिएबल का नाम लिखने लगोगे तो लिस्ट आ जाएगी। तो कंफ्यूजन से बेहतर है कि आप डायरेक्ट उसको जो है ना किसी कैरेक्टर से ही यूज़ करो, कैरेक्टर से स्टार्ट करो। और जो है ना इसमें नंबर आ सकता है लेकिन शुरू में नहीं आ सकता। मतलब KG1, KG2 वेरिएबल का वैलिड वेरिएबल नेम है। A1 A2 करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन 1A और 2A करेक्ट नहीं है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। 255 करेक्टर तक आपका एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। और आपने इसमें बस जो सीखने वाली चीज़ है आपके लिए वो सिर्फ ये लाइन है कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये आपके लिए एक नई चीज़ है। डिम का कीवर्ड DIM, आगे वेरिएबल का नाम, एज आगे उसकी डाटा टाइप। जैसे नीचे 3 एग्जांपल लिखी हुई है। डिम मार्क्स एज इंटीजर, डिक्लेयर करो मार्क्स नाम का वेरिएबल इंटीजर के तौर पे नहीं, सिंगल के तौर पे एवरेज का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रिंग के तौर पे एड्रेस का वेरिएबल स्टोर कर दिया। आपको शायद समझ आ गया, सिंगल और डबल में पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं और इंटीजर के अंदर बगैर पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं। और स्ट्रिंग जो बता ही रहा है कि स्ट्रिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे भी स्टोर कर सकते, ऐसे भी डिक्लेयर करा सकते हैं। ओ सॉरी, इसको लाइन ऊपर चलेगी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। डिम मार्क्स एज इंटीजर, कॉमा एवरेज एज सिंगल, कॉमा एड्रेस एज स्ट्रिंग। तो ये इसका दूसरा तरीका है। सी में नहीं करते थे इंट A, B, C, सेमी कॉलन, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। नहीं करना चाहते तो जैसे हम नया नया जब प्रोग्रामिंग का शौक होता है, हम क्या करते हैं, इंट A सेमी कॉलन, इंट B सेमी कॉलन, मतलब लाइनें बड़ी करने का हमें शौक होता है, तो उस तरह भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये इसको डिक्लेयर करने का, ऐसे भी डिम मार्क्स आगे परसेंटेज का साइन, एज इंटीजर की जगह आप ये साइन जब करेक्टर डाल दोगे तो ये एक जो है ना इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। एंड का साइन डाल देंगे तो लॉन्ग आ जाएगा, और अगर आप इस तरह का साइन डालते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क का तो ये सिंगल, हैश आ जाएगा तो डबल। इसकी बेसिकली टाइप डिक्लेयर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग कोड करना शुरू करेंगे इसमें, तो मेरा मशवरा है कि आप जो पहले इंसानों वाला तरीका है ये वाला तरीका करें। ये तरीका बड़ा सिंपल, इंसानों वाला सादा सा तरीका है। इसको आप लोग फॉलो करें तो काम आप लोगों का इंशाल्लाह आसान रहेगा। वेरिएबल्स को वैल्यू भी असाइन की जा सकती है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसने करके दिखा दिया, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे बताया सारा कोड, यहाँ आए और इनको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ तक क्लास कोई कंफ्यूजन तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सर जी बात सुनिए। जी जी सर जी ये जो क्या नाम है विजुअल बेसिक 6.0 है, ये जी जी कुछ इस विंडो 8, 7 और 10 वगैरह में कंपेटेबल है वैसे? हाँ जी, क्योंकि ये मैंने मैं कल विंडो ट्राई 10 किया। पे
ये मैं विंडो 10 पे चला लेकिन रहा हूँ। जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था कि ये कंपेटेबल नहीं है क्या इसके error? साथ। आप कहाँ से डाउनलोड करे थे? सर जी वैसे मैं उससे कर रहा था जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल की। अच्छा, मैंने ये किया था माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही किया था। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ना 2 जी सेटअप पड़े हुए इसके। माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा। अच्छा, तो वहां से इसका दूसरा दूसरा सेटअप करके देख लें। नहीं तो मेरे पास इसका एक और लिंक पड़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। वहां से भी इंस्टॉल हो जाता है। मैंने कॉलेज के लैब्स के अंदर वहां से किया था, और अपने सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से ही किया तो हो गया था आराम से। ये मैं लिंक भेज दूंगा, उससे ट्राई कीजिएगा इंस्टॉलेशन उसकी ना। ठीक है। नहीं होती तो मुझे बताइएगा फिर। ठीक है। ठीक है, इस ठीक है, तरह से। थैंक यू। अ, अब देख लेते हैं कि ना वेरिएबल और वेरिएबल प्रिंट करके देखते हैं। तो बहुत से इस पर डबल क्लिक किया मैंने, यह आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स पुट डिम, लेट्स सपोज ए एज इंटीजर। ए को मैंने वैल्यू दी 10 और प्रिंट कर दिया ए को। चला के देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं। लिख तो दिया, ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। जब क्लिक किया तो 10 मेरे पास दिखाई देना शुरू हो गया। यहाँ आपने एक और चीज़ भी नोट किया, एंड पे सेमी कॉलन लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। तो ये इसके सिंटेक्स में है। ठीक है, इसी तरह आप इसकी जगह, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आप अगर ए को स्ट्रिंग बनाते हो और ए के अंदर आप वैल्यू देते हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मुझे बहुत याद आ रही क्योंकि हम दूसरा मैच भी हारने लगे, दूसरा टेस्ट मैच भी बहुत बुरी तरह हारने लगे, तो इसलिए मुझे बार बार ये याद आ रहे हैं कि इनके लिए 3 दिन हमने नींद ख़राब की रात को 3-3 बजे जाग के, फिर भी ये लोग जो है ना टेस्ट मैच हार जाते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई। कि दोबारा क्लिक किया तो दोबारा प्रिंट हो गया इस तरह से। अब ये फॉर्म पे तो आ रहा है, लेकिन हमने इसको प्रिंट किया फॉर्म के ऊपर, ठीक है, और वेरिएबल की मदद से प्रिंट किया। तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। और मैंने इसमें आपको क्या दिखाना है, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताता है। एक और इसमें प्रोग्राम लिखा है, इसको भी चलो कर लेते हैं। इसमें क्या कहता है जी, एक राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ बुक्स इन द टेक्स्ट बॉक्स और उसकी कॉस्ट बताएं और उसको डिस्प्ले करें। अच्छा, इसमें इसने कह दिया मैसेज बॉक्स पे करें। मैसेज बॉक्स वाला भी मैं काम आपको इसके बाद बताऊंगा। हम इसको फॉर्म पे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। और बस इतना सा काम करना है, ये छोटा सा इंटरफेस बनाना है और जो है ना हमारे फॉर्म पे इसकी कॉस्ट लिखी आ जाए, ठीक है। इसका काम कैसे होगा अब ये देख लेते हैं पहले। हम अभी फॉर्म पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैसेज बॉक्स वाली कन्फ्यूजन मैं आपको भी नहीं डालूंगा, सब कुछ एक टाइम पे करोगे तो प्रैक्टिस करने में मुश्किल होगी। जरा वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसका मैं नाम ज़रा चेंज करता हूँ। इसका नाम नहीं, इसका कैप्शन चेंज करता हूँ। मैंने कहना है कॉस्ट कितनी, ठीक है। और एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हुआ है ना, तो मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ राइट साइड पे दिख रही हैं, तो जो मुझे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, अब ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स की हैं। आपको शायद मामूली सा इसमें फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ अगर आप पूरी स्क्रीन पे गौर से देख भी लें, आपको कोई कैप्शन नज़र नहीं आएगा कहीं भी। आपको कैप्शन नाम का जो प्रॉपर्टी है वो कहीं नज़र नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ये कैप्शन नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ होती है आपके पास, ये देखें, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। आमतौर पे आपने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्सेस खाली ही पड़े होते हैं, तो आप इसको मिटा दें तो आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा। आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाएगा, ठीक है। ज़रा इसकी अरेंजमेंट चेंज करते हैं। मैं ज़रा इसको इधर ले आया,
और जब मैं साथ छोटा सा मैसेज पूछना चाहता हूँ कि भाई कितनी बुक्स आपने ली हैं, तो कोई मसला नहीं, यहाँ आके मैंने लेबल पे क्लिक किया ए पे, और यहाँ मैंने लेबल ड्रॉ कर दिया। मैंने लास्ट क्लास में भी लेबल पे काफ़ी हमने डिस्कशन की थी, तो यहाँ मैंने लिख दिया हाउ मैनी बुक्स, चलिए ये कर देते हैं। तो ये मेरे पास एज इट इज़ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड है, और इसी तरह जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, मैंने लास्ट क्लास में जो बताए थे, लेबल, कमांड बटन और टेक्स्ट बॉक्स, जो हमने बार बार यूज़ करने हैं, इनकी डिटेल जो है ना, मैंने सारी की सारी लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, उनको भी लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा। 15-15 मिनट के लेक्चर्स हैं, वो लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी कोड करने बैठो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स, और यहाँ पे अब होना क्या चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो जितनी बुक्स यहाँ लिखी है ना, उतनी बुक्स की कॉस्ट मुझे पता लग जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक बुक जो है ना 100 रुपये की है, ठीक है, तो मेरे इस बटन पे क्लिक करने से कॉस्ट नज़र आए। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और चेंज करते हैं कि ये तीनों मैंने ऊपर कर दिए हैं, को ज़रा नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि मेरा रिज़ल्ट ऊपर दिखे। ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट मैं फ़िलहाल फॉर्म पे ही दिखा रहा हूँ। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो कॉस्ट लिखी हुई है, जितने मैंने यहाँ 10 लिखा है, मैंने 5 लिखा है कि मैंने 5 किताबें ली हैं, मैंने 10 किताबें ली हैं, वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए उसकी प्राइस के साथ, तो कोई मसला नहीं। हमने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ क्लास ज़रा थोड़ी चीज़ें नोट कीजिएगा, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, इसका हम देखते हैं नाम क्या, नाम है टेक्स्ट1, नाम है टेक्स्ट1, और इसमें कुछ भी अगर लिखा जाता है, इसमें अगर कुछ भी लिखा जाता है तो वो असल में लिखा जा रहा था इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से। मैं अगर यहाँ 10 लिख देता हूँ, देखिए हमारा 10 लिखा आएगा। मैं अगर यहाँ 5 लिखता हूँ, यानी कि जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो बेसिकली इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, डबल क्लिक किया, एक मिनट, जो पहले लिखा था उसको मिटाया, लेट्स सपोज डिम प्राइस इक्वल्स टू 100, गलत हो गया क्योंकि डिम प्राइस एज इंटीजर पहले करते हैं। ठीक है, और फिर प्राइस को मैंने क्या कर दिया, लेट्स सपोज 100। अब जहाँ भी प्राइस लिखूंगा तो बात हो रही है 100 की, कोई मसला है नहीं। अब होना क्या चाहिए, आपके फॉर्म पे कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, फॉर्म पे डिस्प्ले होनी चाहिए इसकी टोटल कॉस्ट। तो मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, डिम कॉस्ट एज इंटीजर। ठीक है, और कॉस्ट मेरी किसके बराबर हो, हम यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं। उससे पहले एक और आपको चीज़ सिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखें, जो यहाँ वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू भी तो मुझे चाहिए ना, वो वैल्यू भी तो मुझे एक्सेस करनी है। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप करते थे गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, तो इस तरह मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका नाम मुझे पता होना चाहिए। उसका नाम, इसका नाम है टेक्स्ट1। ठीक है, नाम इसका टेक्स्ट1 है, कोई मसला नहीं, हमने वेरिएबल रखा टिम, लेट्स बुक एज इंटीजर। मैं क्यों करूँ भी आपको बताता हूँ। और बुक को मैंने बराबर कर दिया, बुक को मैंने बराबर कर दिया जो मेरा टेक्स्ट1 है उसके टेक्स्ट के, जो टेक्स्ट1 के टेक्स्ट में लिखा होगा ना, टेक्स्ट1 क्या है, मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम, डॉट टेक्स्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसके टेक्स्ट होगा वो बुक नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैंने अब कॉस्ट में बनानी है तो कॉस्ट सिंपल मैं कैसे बना दूंगा, उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा बुक के साथ। देख सकते हैं आप लोग, अब मेरे लिए कॉस्ट क्रिएट उसकी जो है ना कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, कि जो इसकी प्राइस है, प्राइस मैंने यहीं पे डिफाइन की, फिक्स कर दी, और बुक की वैल्यू कहाँ से आई, मेरे टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू। अब लास्ट स्टेप क्या है, सिंपल, मैं प्रिंट कर दूं कॉस्ट, चला के देखते हैं। मैंने कितनी बुक्स, मैंने कहा, उसने कहा 10। कॉस्ट पे क्लिक करूंगा, लेकिन जैसे मैं कॉस्ट पे, अब ये 10 कहाँ चला जाएगा, ये टेक्स्ट1 डॉट, असल में टेक्स्ट1 डॉट टेक्स्ट है, और ये चला जाएगा बुक के अंदर। ठीक है, और बुक मल्टीप्लाई होगी प्राइस के साथ जो मैंने रखी 100। जैसे मैंने कॉस्ट पे क्लिक किया 1000 मेरे पास दिखना शुरू हो गया।
मैं ज़रा इसको बेहतर बनाता हूँ, तो जैसे देखें यहाँ मैं इसको कनकैटिनेट भी कर सकता हूँ। डबल कोट्स में लिखा कि कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू, को चला के देखता हूँ इसमें कोई एरर तो नहीं है। देखें सेमी कॉलन खुद ब खुद आ गया। मैं चला के देखता हूँ कितने बुक्स, मैंने कहा 10, उसने कहा कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, जरा इसको और इम्प्रूव सर करते हैं। सारी जी जी, सर सारी बुक्स की एक ही प्राइस तो नहीं होगी ना? हाँ वो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं कि जब हम मल्टीपल बुक्स की वैल्यूज़ मांगे, जो है ना, लेट्स सपोज कंप्यूटर स्टडीज़ की बुक की क्या प्राइस है, आप यहाँ प्राइस एंटर कर दो पाक स्टडी बुक्स की या इंग्लिश की हो, ये भी सिर्फ ना वो आपको दिखाए कि इस तरह कोई वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी हो खुद से इनिशलाइज करके, फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी हो, तो वो कैसे होगा। वो आपने बिल्कुल सही कहा है, वो हम करेंगे एक एक्टिविटीज़ के अंदर कि एक हमने ना बनाना होगा, बिल क्रिएट करने वाली एप्लीकेशन बनानी होगी, तो उसमें वो कीज़ करेंगे, वो कॉस्ट भी पूछेंगे उससे, फिर उसको जो है नंबर ऑफ बुक्स भी पूछेंगे, तो फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सबकी सेम तो नहीं होगी, लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके शुरू के प्रोग्राम्स के लिए हमने ऐसे किया फिलहाल। ठीक हो गया। अच्छा सर इसको चेंज करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। बुक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ओके, फिलहाल इसे ऐसे रहने देते हैं और आगे कुछ चीज़ सीख लेते हैं। ये हमने किया और हमने इसमें ये सीखा कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक कैसे करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक कैसे की जा सकती हैं। एक और प्रोग्राम बनाते हैं, एक और प्रोग्राम, उसमें भी आपको कुछ जो है ना वैल्यूज़ फिक्स करना सिखाएंगे। वो क्या होगा कि हमारे पास एक फॉर्म है और फॉर्म पे हमने बनाए 3 बटन। मिसाल के तौर पे ये मेरा पहला बटन है, ठीक है, और इसको बटन का मैंने कैप्शन रख दिया रेड कलर, रेड रख दिया, ठीक है। यानी कि ये ऐसा बटन है कि जिस पे क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म का वो कलर हो जाएगा, ठीक है। मैं 2-3 और बटन, 1-2 बटन और बना देता हूँ। जैसे रेड के बाद मैं करता हूँ इसे, चलिए रेड के बाद हम कर देते हैं ग्रीन, कि ग्रीन कलर, ठीक है। इनको करके देख लेते हैं कि जब मेरे इस बटन पे क्लिक हो, इसका पहले मैं नाम चेंज करता हूँ। इसके नाम में आया, मैं नाम मुझे मिला मिस चीफ में, तो मैंने इसका नाम रखा CMD रेड, ठीक है। और ग्रीन पे क्लिक किया तो इसका नाम रखा CMD ग्रीन, ठीक है। क्या करना है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने रेड पे, तो मेरे पास है सारा, इसको मैंने मिटाया पहले, CMD रेड अंडरस्कोर क्लिक। क्या हो कि इसका कलर रेड हो जाए, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो, फॉर्म पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्म 1। अच्छा, इसका जो फॉर्म का कलर है वो चेंज करना है, तो मैं अगर देखूँ इसके कलर कैसे चेंज होते हैं, इसके कलर के लिए प्रॉपर्टी कौन सी है, तो क्या ख्याल है, बैक कलर की प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यानी कि फॉर्म 1 के बैक कलर चेंज करना है आपने, तो कोई मसला नहीं। फिर डबल क्लिक किया, आप क्या करना चाहते हो, जब इस पर क्लिक हो तो फॉर्म 1 का जो बैक कलर है, फॉर्म 1 का जो बैक कलर है वो आप क्या रखना चाहते हो, रेड, तो आप इसके लिए लिख सकते हो VB रेड। VB रेड करने से यानी कि ये बेसिकली कांस्टेंट है, सिंबॉलिक कांस्टेंट इसे कहते हैं, कि सिंबल है बेसिकली रेड कलर के लिए। अब देखिए मैं ग्रीन के लिए क्या करूंगा, वही चीज़ कि मेरे फॉर्म 1 का जो बैक कलर है वो बराबर हो जाए VB ग्रीन के। मैं आपको सिखाना इसमें सिर्फ ये चीज़ चाह रहा हूँ कि देखो आप जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे होते हो ना, उसका नाम एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, डॉट उसकी जिस प्रॉपर्टी पे आपने काम करना है आपको वो भी पता होना चाहिए। चला के देखते हैं, मैंने रेड पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म एक अजीब से रेड कलर में दिखना शुरू हो गया। मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म दोबारा से आंखों में चुभने वाले ग्रीन कलर में दिखना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स भी यूज, देखें इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू डिफाइन है,
तो ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये शुरू में आपसे मैंने बात की भाई आप रन टाइम के ऊपर, ये देखें रन टाइम के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप रन टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। और आप रन टाइम में नहीं करना चाहते, डिज़ाइन टाइम पे करना चाहते हो, तो आओ प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ से आके इसके कलर वगैरह सेट कर दो। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बन जाता है। इसमें कोई डाउट क्लास, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? खामोशी को मैं यही समझूं कि फिर क्लियर है, ठीक है। ये आगे सिंबॉलिक कांस्टेंट और ये वाला जो कोड है हम अब यही कर रहे थे कि देखें वीबी रेड, आप इसको ऐसे भी है, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। फिर मज़ीद देखते हैं, तो आप लोग जानते हो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से। तो यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन और जो जो भी आप यूज़ कर सकते हो, वही इनकी वैल्यूज़ हैं जो आप पहले यूज़ करते हो। मॉड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो MOD, ये आपके लिए एक नई चीज़ है, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑपरेटर आपके पुराने हैं। एक सिंपल सा ये प्रोग्राम करके देख लेते हैं। देखें क्या इसको बल्कि करके भी क्या देखना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए A और B इंटीजर के तौर पे, दोनों को वैल्यूज आपने असाइन की और आपने इनके रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो आपके पास देखें ये कब हो रहा है, ये देखें जब इस रिजल्ट के बटन पे, जब इस रिजल्ट के बटन पे आपका जो है ना क्लिक होगा, जब रिजल्ट के बटन पे क्लिक होगा, जब रिजल्ट के बटन पे क्लिक होगा तो फिर ये सारा का सारा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। इसमें वेरिएबल को आप वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तभी ये देखें आपके पास ये सारी सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आम लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पे भी आपके पास ऑपरेटर्स का एक सीक्वेंस होता है, प्रेसिडेंस होती है, उसी के हिसाब से ये चलते हैं। तो जो सी लैंग्वेज की प्रेसिडेंस है वही इसकी भी प्रेसिडेंस है, वही इसका भी सीक्वेंस है। आपको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक एक्सप्रेशन दे दिया, जिस तरह आम सी लैंग्वेज के अंदर आपका ऑपरेटर सॉल्व होता है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के साथ पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और इसमें लेटर ऑन पे सारे के सारे आपके एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। इसने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया। फिर कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन अभी आपने देखी हुई है, मैं दोबारा करा देता हूँ आपको कि कनकैटिनेट कैसे होगा ताकि ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको मज़ीद। मिसाल के तौर पे ये बटन दूसरे वाला डिलीट करते हैं, पहले वाला बटन है, इसको मैं नाम देता हूँ, कैप्शन देता हूँ, सॉरी कहाँ गया कैप्शन, ये कैप्शन है और कैप्शन मैंने इसको दिया रिज़ल्ट। और मैं क्या चाहता हूँ वो सिंपल सा काम कि भाई इस पे इसको मिटाया सबको, इसको मैंने, अच्छा इसका नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमें, तो नाम भी जाके चेंज करते हैं। CMD रेड है तो CMD रिजल्ट कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जारी बात है कंफ्यूजन तो बने होगी, इसलिए हमने क्लियर कर दिया इसे। क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डिम A एज इंटीजर, डिम B एज इंटीजर और डिम रिजल्ट एज इंटीजर। क्या करे, A को वैल्यू दे 10, B को वैल्यू दे लेट्स सपोज 2, B को वैल्यू मिले 2 और रिजल्ट मेरा A स्टेरिक B के, A मल्टीप्लाई B के, और मैं डिस्प्ले कराऊं रिजल्ट। अगर मैं प्रिंट रिजल्ट लिखूंगा तो वो सिर्फ रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से ना मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू और आगे मेरा रिजल्ट दिखे, अब देखता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 20, तो मैंने बेसिकली इनको कनकैटिनेट कर दिया है, ये वाली स्ट्रिंग
और ये मेरा वेरिएबल आपस में कनकैटिनेट हो गए। एंड के साइन से भी कर सकते हैं और सेमीकोलन लगाएं तो इससे भी ये काम हो जाता है, दोनों से ये काम हो जाता है, ठीक है। सेमीकोलन से भी हो जाता है, ये कनकैटिनेट हो जाएगा, और एंड के साइन से भी ये कनकैटिनेट हो जाएगा। इसके बाद अब आपका आगे ये देखिए इनपुट बॉक्स। अच्छा, इनपुट और आउटपुट करने के तरीके। सबसे पहले वो बता रहे थे इनपुट के लिए, तो आप इनपुट के लिए अभी आपने क्या यूज़ किया है, अभी आपने टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ किया था ना, वो कॉस्ट वाले क्वेश्चन में। वो कॉस्ट वाले क्वेश्चन में आपने टेक्स्ट बॉक्स ही के बारे में बात की थी, तो ये टेक्स्ट बॉक्स से भी आप वैल्यू इनपुट कर सकते हो। अच्छा, मज़े की बात, टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ इनपुट के लिए नहीं हो सकता, टेक्स्ट बॉक्स पे आउटपुट भी कर सकते हो। कुछ डिस्प्ले कराना है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वो डिस्प्ले भी हो सकता है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। वो क्या कर रहा है, इसको मैं जूम करूँ थोड़ा सा। एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और तीसरे में देखें रिजल्ट आ रहा है, वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट भी आ सकती है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कैसे बना, इसको हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत अगर आपको पहले वाली बातें समझ आ रही हैं तो थोड़ा इजी लगेगा आपको। इसको मिटाते हैं और इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा किया, रिजल्ट का बटन है, और जल्दी से हमने बनाए 3 लेबल। पहला बनाया, इसका मैंने कैप्शन रखा, कैप्शन में गया एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब मुझे जगह छोटी पड़ रही है तो मैं इसका साइज और बड़ा कर दूंगा ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, क्यों, ताकि मैं दूसरे वाले को फिर मैं सिर्फ यहाँ से सेकंड कर दूँ, लेकिन इंटर सेकंड वैल्यू, और इसी को मैंने कॉपी किया और तीसरा बनाने के लिए, और उसके लिए मैंने इसका नाम, इसका कैप्शन चेंज कर दिया, द रिजल्ट इज दैट्स इट, ठीक है। ये मैंने 3 लेवल का आपको पता है कि सिर्फ आपको गाइड करता है। इसके आगे मैं 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं तो कोई मसला नहीं, ये बनाया पहला टेक्स्ट बॉक्स, इसका टेक्स्ट 1 मैंने मिटा दिया। इसी साइज का बनाना चाहता हूँ एक और टेक्स्ट बॉक्स, तो कंट्रोल C कंट्रोल V नो किया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। और इसी तरह कंट्रोल V दोबारा किया और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी मैंने बना दिया। आप लोगों ने एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट आपने ये करना है कि इनकी ना अलाइनमेंट होती है ऑटोमेटिकली, यहाँ से ये फॉर्मेट से ना अलाइन वगैरह, ये ज़रा एक्सप्लोर करना है कि आप इनको सेलेक्ट करोगे। कंट्रोल, मैं तीनों को सेलेक्ट कर देता हूँ, तीनों को मैं एक मिनट सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं अब इनकी अलाइनमेंट भी यहाँ से कर सकता हूँ। ये ज़रा एक्सप्लोर करने के लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम से क्या होता है, ये लास्ट में देखिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं काम करूँ, हम इसके ज़रा पहले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, इसका नाम रखता हूँ। इसका नाम क्या था, इसका नाम है मिसचीफ में होगा ना, मिसचीफ के नीचे है टेक्स्ट 1, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। मैं नाम रखता हूँ इसका txt1, txt यहाँ नहीं कर रखते हैं, इसका नाम रखते हैं बॉक्स 1 रख देते हैं, चलिए बॉक्स 1, या बॉक्स 1 नहीं तो वही ठीक है, txt वैल्यू 1, ये चलिए ये भी सही है, txt वैल्यू 1। दूसरे का txt वैल्यू 2, ठीक है। और तीसरे का अगर हम जाएं तो तीसरे पे नाम रख देते हैं txt रिजल्ट। अब आपको शायद अंदाज़ा होगा कि इनके नामों की कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले का नाम, ये पहले का नाम txt वैल्यू 1, दूसरे का नाम txt वैल्यू 2, और तीसरे का नाम txt रिजल्ट, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो हो यहाँ पर ऐसे, अब होना ये चाहिए कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो जो वैल्यू पहले वाले में पड़ी है, जो वैल्यू दूसरे वाले में पड़ी है, वो
जो है ना उसका रिजल्ट आ जाए तीसरे वाले में, रिजल्ट कर लेते हैं, चलिए एडिशन आ जाए, अभी के लिए हम एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम लेट्स सपोज a एज इंटीजर, डिम b एज इंटीजर। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैंने कहा अब हाँ जी कोई क्वेश्चन है बेटा? डिम a एज इंटीजर, एक किसके बराबर करूं, ये जरा चीज समझने वाली है। मेरा a किसके बराबर है, मेरा b किसके बराबर है? a किसके बराबर है ये देख लेते हैं। a बराबर है जो मैंने रखा है txt वैल्यू 1 के अंदर, उसके टेक्स्ट के अंदर। अब देखें ये वही चीज है, txt वैल्यू 1 कहां से आ गया, पहले वाले पे क्लिक करें ना, ये txt वैल्यू 1। दूसरे का नाम क्या है, txt वैल्यू 2, txt वैल्यू 2 इसका नाम है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, इसका मैंने नाम कॉपी कर लिया। और देखिए जो मेरा b है वो किसके बराबर है, txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट के। तो मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी वो आ गई b के अंदर, ठीक है। और अब हमारा सिंपल सा काम क्या है कि हमने रिजल्ट करना है, तो लेट्स सपोज डिम रिजल्ट इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल स्टैटिक b, ये ऐसा नहीं होगा, पहले इसको हमने क्या करना है, डिम रिजल्ट एज इंटीजर और रिजल्ट मेरा बराबर है a स्टैटिक b के, ठीक है। और अब ये देखिएगा ये जो रिजल्ट है मैं कहाँ डालना चाहता हूँ, ये रिजल्ट मैं डालना चाहता हूँ इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्लिक किया, इसका नाम है टेक्स्ट रिजल्ट, txt रिजल्ट, ठीक है। तो सिंपल क्या हमें करना होगा कि हमने ये वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में डालनी है। अब देखिए क्या होगा, आपका जो txt रिजल्ट है उसका जो टेक्स्ट है वो बराबर हो जाए, वो बराबर हो जाए रिजल्ट नाम के वेरिएबल के। शायद आपको एक बात समझ आ जाए कि हम जी जी सर TXT है, टेक्स्ट रिजल्ट आपने लिख दिया। हाँ थैंक यू वेरी मच, ये एरर आ जाना था अभी, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि जब आप इनपुट कर रहे थे तो आप राइट पे लिख रहे थे टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। और जब इसको आउटपुट करना है तो हम बेसिकली इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, txt जैसे इन्होंने करेक्ट कराया अभी, txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट को वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा। चला के देखते हैं कि आता भी है कि नहीं। इसको मैंने रन किया, मैंने इसको वैल्यू दी लेट्स पुट 10, इसको वैल्यू दी 20। मैं रिजल्ट पे क्लिक करूं तो इनके मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए, छोटा कर 10 कर देते 2 कर देते हैं, इनका रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। मैं जैसे रिजल्ट पे क्लिक किया एरर एरर आ गया। अच्छा जब इस तरह की सिचुएशन आए ना तो आप डिबग पे क्लिक किया करें, तो सीधा उस लाइन पे आपको लेके जाएगा। ये कह रहा है txt result डॉट टेक्स्ट, ओके वापस गया इस पे। सर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इंटीजर को हम असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग में, इस वजह से शायद एरर दे रहा है। मैं बताता हूँ इसमें एरर ये है कि देखिए मैंने यहाँ इसका नाम ना टेक्स्ट रिजल्ट रख दिया था, टी कर दिया था, इसको मैं txt कर देता हूँ। वो आप वाली बात मैं बताता हूँ, वो कन्वर्ट करने वाली ना, पार्स करने वाली, वो लेटर ऑन बताऊंगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट इसको ठीक उठाएगा इंशाल्लाह। देखिए txt कर दिया मैंने इसको चला के देखते हैं। इसने किया 10, इसने किया 2 और रिजल्ट पे क्लिक करने से 20 इसने रिजल्ट दे दिया। वो इशू क्या था कि मैंने इसका नाम यहाँ txt लिखा था तो बैक एंड में text लिखा हुआ था, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। और जब सिबगत ने बात की है, बिल्कुल वो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो लेटर ऑन प्रोग्राम्स के अंदर हमें जो है ना, जब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को डील करते हैं हम लोग, तो वहाँ हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के अंदर। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो रही हैं, इस लेवल पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो रही हैं। एक और इशू ये आ सकता है, देख लेते हैं इसको,
अगर मैं इसको ब्लैंक देता हूँ तो फिर रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो देखें एरर आ गया, क्योंकि टाइप मिसमैच। उसने वो ब्लैंक वैल्यू देखी ना वहाँ पे। अब देखिएगा ये कहाँ मुझे लेके जाएगा, डिबग पे क्लिक करने से। शायद आप लोगों को समझ आ रहा हो, इसी पे मसला था, इसी की वैल्यू का मसला था, तो सीधा मुझे उसी लाइन पे ले जाता है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, जैसे मैंने साथ ही इस पे क्लिक कर दिया, तो आपने एंड नहीं डिबग पे क्लिक करना है। डिबग पे क्लिक करके आपको उस लाइन में लेके जाएगा, भाई इस जगह कहीं मसला आया, मुझे इस जगह मसला आया है, तो इसको आप लोगों ने कुछ इस अंदाज से देख लेना है।